Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we learn and grow together. सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 12 ज्योग्राफी की किताब इंडिया डॉट पीपल इन इकोनॉमी के चैप्टर 1 जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन का गहराई से विश्लेषण करेंगे। नमस्कार। ये अध्याय यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए बेहद जरूरी है, खासकर भारत की डेमोग्राफी को समझने के लिहाज से। बिल्कुल, और हमारा उद्देश्य सिर्फ तथ्यों को रटना नहीं है, बल्कि इस अध्याय के जो मूल सिद्धांत हैं उनको यूपीएससी के नजरिए से समझना है। मतलब ये जानना कि भारत की इतनी बड़ी आबादी कहाँ है, कैसे बसी है, क्यों, ग्रोथ के ट्रेंड्स क्या रहे हैं, कॉम्पोजिशन कैसा है। सही, तो चलिए फोकस करते हैं। सबसे पहले जनसंख्या वितरण यानी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। इसका सीधा सा मतलब है कि लोग पृथ्वी की सतह पर किस तरह फैले हुए हैं, और भारत में देखें तो ये फैलाव बहुत ही असमान है। कहीं बहुत घनी आबादी है तो कहीं बिल्कुल विरल। सवाल ये है कि ऐसा क्यों है? देखिए, इसके पीछे कई कारक काम करते हैं। इनको हम मोटे तौर पर दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं, फिजिकल फैक्टर्स और सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स। अच्छा। फिजिकल फैक्टर्स में सबसे जरूरी है भू आकृति, मतलब टेरेन कैसा है, जलवायु यानी क्लाइमेट, और पानी की उपलब्धता। जाहिर सी बात है, जहां समतल मैदान होंगे, नदियां होंगी, पानी आसानी से मिलेगा। जैसे अपना उत्तरी मैदान। बिल्कुल, नॉर्दर्न प्लेन्स, वहां पॉपुलेशन ज्यादा होगी। इसके उलट पहाड़ी इलाके, रेगिस्तान, वहां आबादी कम मिलती है। और सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, उसमें क्या आता है? उसमें आ गया आपका कृषि का विकास, इंडस्ट्रीज कहाँ हैं, अर्बनाइजेशन कितना हुआ है, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क कैसा है, ये सब। मतलब जहां रोजगार है, सुविधाएं हैं, कनेक्टिविटी अच्छी है, वहां लोग ज्यादा रहना पसंद करते हैं। एग्जैक्टली। और प्रीलिम्स के लिए ये डेटा पॉइंट नोट करना जरूरी है। 2001 की जनगणना के हिसाब से भारत की जनसंख्या थी 1.028 बिलियन। 1.028 बिलियन, काफी ज्यादा। हाँ, और डिस्ट्रीब्यूशन कितना अनइवन है, इसका अंदाजा ऐसे लगाइए कि कुछ बड़े राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, ये सब मिलकर ही देश की लगभग 76% जनसंख्या संभाल रहे हैं। बाप रे, मतलब सिर्फ कुछ राज्यों में देश की 3/4 आबादी। हाँ, और दूसरी तरफ आप देखिए, जम्मू और कश्मीर उस समय के आंकड़ों के अनुसार लगभग 0.98%, अरुणाचल प्रदेश सिर्फ 0.11%, और उत्तरांचल जो अब उत्तराखंड है 0.83। इनका एरिया तो काफी बड़ा है, लेकिन पॉपुलेशन शेयर बहुत कम। हाँ, ये तो साफ तौर पर वहां के फिजिकल फैक्टर्स जैसे पहाड़ी इलाके और शायद सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की कमी को दिखाता है ना? बिल्कुल सही। और हाँ, शहरी क्षेत्रों का जिक्र भी जरूरी है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बैंगलोर, पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई, जयपुर, ये जो बड़े शहर हैं, वहां तो पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ही हाई है। हाँ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और अर्बनाइजेशन की वजह से ये शहर एक मैग्नेट की तरह काम करते हैं। रूरल इलाकों से बहुत सारे माइग्रेंट्स आते हैं यहाँ, रूरल अर्बन माइग्रेशन जिसे कहते हैं। सही बात है। और ये जो असमान वितरण है, ये सिर्फ एक ज्योग्राफी का फैक्ट नहीं है, इसके सोशो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस बहुत गहरे हैं। कैसे? ये सीधे सीधे रीजनल डिस्पैरिटी से जुड़ा है। मतलब क्षेत्रीय असमानता विकास की चुनौतियां खड़ी करता है। जहां ज्यादा जनसंख्या है वहां रिसोर्सेज पर जबरदस्त दबाव पड़ता है, पानी, जमीन, हाउसिंग, जॉब्स, सब पर। और जहां कम जनसंख्या है वो इलाके अक्सर डेवलपमेंट में पीछे रह जाते हैं। बिल्कुल, इस एस्पेक्ट को हम GS1 में सोशल इश्यूज और रीजनल इम्बैलेंस जैसे टॉपिक से जोड़ सकते हैं। कोई भी डेवलपमेंट प्लानिंग करते समय इस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन को ध्यान में रखना बहुत जरूरी हो जाता है। प्रीलिम्स टेकअवे: इंडिया's population in 2001 1.028 billion. Percentage distribution across major states, e.g. UP, MH, Bihar, WB, contributing 76%. States with low population despite large area, J&K, Arunachal, Uttaranchal. Factors influencing distribution: physical, terrain, climate, water; socioeconomic, agriculture, industry, urbanization, transport; high concentration, urban regions, Delhi, Mumbai, etc. Mains takeaway: analysis of drivers behind uneven population distribution, physical and socio-economic interplay, clear linkage to regional imbalances, resource pressure, and its critical significance for formulating effective development planning and policies.
ठीक है, तो वितरण के बाद अब आते हैं जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी पर। इसका मतलब है प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में औसतन कितने लोग रहते हैं। हाँ, ये जमीन के रिलेशन में पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेशन को समझने का एक बेहतर तरीका है। तो भारत का घनत्व कितना था? 2001 के आंकड़ों के हिसाब से 313 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये आंकड़ा इसलिए भी खास है क्योंकि उस समय ये एशिया में तीसरा सबसे ज्यादा था। सिर्फ बांग्लादेश 849 और जापान 334 हमसे आगे थे। अच्छा, और ये बड़ा भी है काफी, है ना? हाँ बिल्कुल, 1951 में ये सिर्फ 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। सोचिए 50 साल में लगभग 200 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर की बढ़त, बहुत ज्यादा। और जैसे डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है, डेंसिटी में भी काफी वेरिएशंस होंगे। जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ अरुणाचल प्रदेश जहां डेंसिटी सिर्फ 13 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, बिल्कुल विरल। सिर्फ 13? हाँ, और दूसरी तरफ है अपनी राजधानी दिल्ली एनसीआर, जहां घनत्व था 9,340 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 9,000 से ज्यादा, कल्पना करना भी मुश्किल है। बिल्कुल। राज्यों में देखें तो उत्तरी भारत में पश्चिम बंगाल 903, बिहार 880, उत्तर प्रदेश 690 में डेंसिटी बहुत हाई है। कारण वही उपजाऊ मैदान, कृषि। और दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत में केरल 819 और तमिलनाडु 480 में काफी हाई डेंसिटी है। फिर मॉडरेट डेंसिटी वाले राज्य कौन से हैं? असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा, इनमें मध्यम घनत्व मिलता है। और हिमालयी क्षेत्र और नॉर्थ ईस्ट के राज्य, असम को छोड़कर, वहां डेंसिटी काफी कम है। और यूनियन टेरिटरीज? यूटीज में अंडमान निकोबार को छोड़ दें तो डेंसिटी बहुत ही ज्यादा है। दिल्ली तो है ही एक उदाहरण। ये तो हुई सामान्य घनत्व की बात, लेकिन सिर्फ इसे देखना काफी है? यहीं पर एक क्रिटिकल मेंस पर्सपेक्टिव आता है। सिर्फ पॉपुलेशन डेंसिटी, जिसे हम क्रूड पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं, देख लेना काफी नहीं है, खासकर भारत जैसे देश के लिए जहां एग्रीकल्चर इतना इंपॉर्टेंट है। तो फिर और क्या देखना चाहिए? हमें मानव भूमि अनुपात को, मतलब ह्यूमन लैंड रेशियो को और गहराई से देखना होगा। इसके लिए दो और मेजर्स हैं, फिजियोलॉजिकल डेंसिटी और एग्रीकल्चरल डेंसिटी। हाँ, कायिक घनत्व और कृषि घनत्व, थोड़ा समझाएंगे इन्हें? जरूर। फिजियोलॉजिकल डेंसिटी होती है कुल जनसंख्या बटे कुल कृषि योग्य भूमि, नेट कल्टीवेटेड एरिया। और एग्रीकल्चरल डेंसिटी होती है कुल कृषि जनसंख्या, मतलब किसान और खेतिहर मजदूर, बटे कुल कृषि योग्य भूमि। अच्छा, तो ये ज्यादा बेहतर तस्वीर देते हैं। हाँ, ये हमें बताते हैं कि असल में कृषि भूमि पर जनसंख्या का दबाव कितना है। क्रूड डेंसिटी से ये बात उतनी साफ नहीं होती। ये आंकड़े फूड सिक्योरिटी और रूरल डेवलपमेंट प्लानिंग के लिए बहुत जरूरी हैं। Prelims takeaway. India's population density 2001, 313 person square kilometers. Comparative rank in Asia. Trend since 1951, significant increase. Highest density, Delhi, and lowest density, Arunachal Pradesh areas. Examples of high, moderate, low density states. Examples of high, WB, Bihar, Kerala, moderate, Assam, Gujarat, low, Himalayan, any states. Understanding the concepts of physiological and agricultural density. Means takeaway. Factors influencing density variations: physical, relief, climate, water, socio-economic, agriculture, urbanization. Critical significance of different density measures, crude versus physiological, agricultural, for analyzing human land ratio, implications for land resource pressure, agricultural planning and sustainable development. चलिए अब रुक करते हैं जनसंख्या वृद्धि यानी पॉपुलेशन ग्रोथ की ओर। पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब है किसी एरिया में 2 पॉइंट्स इन टाइम के बीच पॉपुलेशन में कितना चेंज आया। हाँ, और इसे दो तरह से देखते हैं, नेचुरल ग्रोथ और इंड्यूस्ड ग्रोथ। नेचुरल ग्रोथ तो हुआ बर्थ रेट और डेथ रेट का अंतर। बिल्कुल। और इंड्यूस्ड ग्रोथ का लेना देना है माइग्रेशन से, मतलब कितने लोग बाहर से आए, इन माइग्रेशन, और कितने यहां से बाहर गए, आउट माइग्रेशन। इस चैप्टर में फोकस ज्यादातर नेचुरल ग्रोथ पर है। और भारत की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, चाहे वो दशकीय यानी डिकेडल हो या वार्षिक यानी एनुअल, काफी हाई रही है हिस्टोरिकली। हाँ, 2001 के आसपास एनुअल ग्रोथ रेट लगभग 2.4% थी। ये बहुत तेज मानी जाती है। इस रेट पर तो पॉपुलेशन डबल होने में सिर्फ 36 साल लगते हैं। बाप रे! डेकेडल ग्रोथ रेट कैसे निकालते हैं? उसका फॉर्मूला है P2, P1
P100, P1 मतलब बेस ईयर पॉपुलेशन, P2 मतलब करंट ईयर पॉपुलेशन। एनसीईआरटी की टेबल 1.1 अगर देखें तो 1901 से 2001 तक डेकेडल ग्रोथ रेट में काफी उतार चढ़ाव दिखता है। हाँ, और एक दशक तो ऐसा भी था जब पॉपुलेशन बढ़ने की जगह घट गई थी। 1911-1921 वाला डेकेड, नेगेटिव ग्रोथ 0.31%। बिल्कुल, वो एक एक्सेप्शनल पीरियड था। महामारियां, फैमिन जैसी वजहें थी। उसके बाद ग्रोथ रेट बढ़ी, खासकर 1951 के बाद। 1971 और 1981 के आसपास तो 24% से भी ज्यादा हो गई थी। हाँ, वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का फेज था। हालांकि 2001 तक आते आते ये कुछ कम होकर 21.54% हुई। कमी तो आई, पर रेट अब भी काफी हाई था। इस पूरी जर्नी को समझने के लिए भारत की पॉपुलेशन ग्रोथ हिस्ट्री को 4 फेजेस में बांटा जाता है। ये मेंस आंसर राइटिंग के लिए बड़ा यूजफुल फ्रेमवर्क है। हाँ बिल्कुल। पहला चरण फेज 1 1901 से 1921, इसे कहते हैं स्टैगमेंट या स्टेशनरी फेज, मतलब स्थिर या रुकी हुई वृद्धि। क्यों? क्योंकि बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही बहुत हाई थे, तो ग्रोथ बहुत कम थी। पुअर हेल्थ सर्विसेज, इलिटरेसी, फूड डिस्ट्रीब्यूशन की दिक्कतें, ये सब कारण थे। और इसी में वो नेगेटिव ग्रोथ वाला दशक भी आता है। ठीक है, फिर फेज 2? फेज 2 1921 से 1951, ये है स्टेडी ग्रोथ फेज, स्थिर वृद्धि। इसमें हेल्थ और सैनिटेशन में कुछ सुधार हुए तो डेथ रेट गिरने लगी, लेकिन बर्थ रेट अब भी हाई थी तो पॉपुलेशन बढ़ने लगी स्टेडीली। और साल 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डेमोग्राफिक डिवाइड है ना? एग्जैक्टली, क्योंकि इसके बाद से डेथ रेट में एक डिसाइसिव गिरावट आई और पॉपुलेशन ग्रोथ का पैटर्न बदल गया। फिर आया फेज 3 1951 से 1981, आजादी के बाद का दौर, इसे गिरी, लेकिन बर्थ रेट ऊंची बनी रही। नतीजा, पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ी। एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट 2.2% तक पहुंच गई थी। और इसमें माइग्रेशन का भी रोल था। हाँ, तिब्बत, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान से जो इंटरनेशनल माइग्रेशन हुआ उसने भी कंट्रीब्यूट किया। और आखिर में फेज 4 पोस्ट 1981, इसमें ग्रोथ रेट हाई तो रही पर धीरे धीरे घटने लगी। इसे डिक्लाइनिंग ग्रोथ रेट फेज कहते हैं। कारण? बर्थ रेट में धीरे धीरे कमी आने लगी, शादी की एवरेज एज बढ़ी, लिटरेसी बढ़ी, खासकर महिलाओं में, फैमिली प्लानिंग अवेयरनेस बढ़ी, ये सब फैक्टर्स थे। लेकिन क्योंकि पॉपुलेशन बेस इतना बड़ा हो चुका था तो एब्सोल्यूट नंबर्स में वृद्धि अब भी बहुत ज्यादा थी। ये तो हुई ओवरऑल पिक्चर, लेकिन ग्रोथ रेट पूरे देश में एक जैसी नहीं रही होगी। बिल्कुल नहीं, इसमें जबरदस्त रीजनल वेरिएशन है। अगर हम 1991-2001 के दशक के आंकड़े देखें तो सदर्न स्टेट्स जैसे केरल सबसे कम, सिर्फ 9.5%। कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पुडुचेरी, गोवा, यहाँ ग्रोथ रेट नेशनल एवरेज 21.54% से काफी कम थी, 20% से नीचे। और ज्यादा कहाँ थी? एक पूरी बेल्ट है पश्चिम से पूर्व तक, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तरांचल, एमपी, सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड। यहाँ रेट 20 से 25% के बीच रही। नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों और यूटीज में भी हाई ग्रोथ रेट थी। ये वेरिएशंस क्या दिखाते हैं? ये दिखाते हैं कि अलग-अलग राज्यों में सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के स्टेजेस अलग-अलग हैं। पॉपुलेशन का एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है किशोर जनसंख्या, एडोलेसेंट पॉपुलेशन, 10 से 19 साल वाले। हाँ, 2001 की जनगणना में ये भारत की कुल आबादी का लगभग 22% थे, एक बहुत बड़ा हिस्सा। देश के भविष्य के लिए ये ग्रुप बहुत क्रूशल है। बिल्कुल, एक तरफ तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड का पोटेंशियल है, लेकिन दूसरी तरफ ये ग्रुप काफी वल्नरेबल भी है। चुनौतियां बहुत है इनके सामने। जैसे कम उम्र में शादी, इलिटरेसी, खासकर लड़कियों में, स्कूल ड्रॉप आउट्स, पोषण की कमी, हाई मैटरनल मोर्टेलिटी अमंग टीनेज मदर्स, HIV एड्स का खतरा, डिसेबिलिटी, ड्रग अब्यूज, जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी, लिस्ट लंबी है। सही कहा। इन्हीं चैलेंजेस को एड्रेस करने और एडोलेसेंट्स को एम्पावर करने के लिए सरकार ने नेशनल यूथ पॉलिसी 2003 बनाई थी। हाँ, उसका ऑब्जेक्टिव था युवाओं का होलिस्टिक डेवलपमेंट, उनमें पेट्रियटिज्म और रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप की भावना बढ़ाना, डिसीजन मेकिंग में उन्हें शामिल करना और विमेन एम्पावरमेंट पर खास फोकस था। प्रीलिम्स टेकअवे, डिकैडल ग्रोथ रेट ट्रेंड्स 1901 to 2001, नेगेटिव ग्रोथ 1911-21, पीक ग्रोथ फेज 1951-81, 4 phases of population growth, stagnant,
steady, explosion, declining, and their characteristics. Year of Great Demographic Divide, 1921. Significant regional variations in growth rates. Low, southern states like Kerala. High, northern central belt, any states. Adolescent population percentage, 22% in 2001. National Youth Policy, 2003 objectives. Means takeaway. Analysis of the 4 population growth phases and their underlying reasons, dynamics of birth-death rates, impact of health improvements, role of migration, understanding India's demographic transition process, significance, potential dividend, and challenges associated with the large adolescent population, adolescent bulge, role and focus of policy interventions like the National Youth Policy for Youth Development and Empowerment. ठीक है, अब हम इस चैप्टर के आखिरी और काफी डाइवर्स हिस्से पर आते हैं, जनसंख्या संगठन यानी पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन। हाँ, कॉम्पोजिशन का मतलब है पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना, जैसे एज स्ट्रक्चर, सेक्स रेशियो, लोग कहाँ रहते हैं, गांव में या शहर में, रूरल अर्बन, उनकी एथनिसिटी, भाषा, धर्म, मैरिटल स्टेटस, लिटरेसी लेवल, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, ये सब मिलकर किसी जगह के सोशो इकोनॉमिक फैब्रिक की पूरी तस्वीर बनाते हैं। चलिए इसके कुछ मेन एस्पेक्ट्स देखते हैं। सबसे पहले लेते हैं रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन। 2001 के आंकड़ों के हिसाब से भारत तब भी प्रेडोमिनेंटली ग्रामीण देश था। लगभग 72% आबादी गांव में रहती थी। 72%? ये दिखाता है कि हमारी सोसाइटी और इकोनॉमी की जड़ें कितनी गहरी हैं गांवों में। बिल्कुल। 2001 में 6,38,000 से ज्यादा गांव थे भारत में, जिनमें से करीब 93% इनहैबिटेड थे, मतलब बसे हुए। लेकिन ये रूरल पॉपुलेशन भी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिहार और सिक्किम जैसे राज्यों में रूरल पॉपुलेशन का परसेंटेज बहुत हाई है। वहीं गोवा, महाराष्ट्र जैसे ज्यादा अर्बनाइज्ड राज्यों में आधे से थोड़ी ज्यादा आबादी गांव में रहती है। और यूनियन टेरिटरीज में? यूटीज में दादरा और नगर हवेली को छोड़कर रूरल पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन बहुत कम है। गांव के साइज में भी बहुत फर्क है। कहीं नॉर्थ ईस्ट में 200 से कम लोगों वाले छोटे गांव, तो कहीं केरल, महाराष्ट्र में 17,000 से ज्यादा आबादी वाले बड़े गांव। गांव में पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेशन को कौन से फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं? मुख्य रूप से अर्बनाइजेशन और रूरल अर्बन माइग्रेशन। पिछले कई दशकों से हम देख रहे हैं कि अर्बन पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है। क्यों? शहरों में बेटर सोशो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हैं, रोजगार है, बेहतर जीवन की उम्मीद है, इसलिए लोग गांवों से शहरों की ओर माइग्रेट कर रहे हैं। किन इलाकों में अर्बनाइजेशन तेज रहा है? उन इलाकों में जो मेन रोड नेटवर्क्स या रेलवेज के पास हैं या जहां इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है, जैसे कलकत्ता, मुंबई, बेंगलोर, मैसूर बेल्ट, अहमदाबाद, सूरत रीजन, दिल्ली, कानपुर कॉरिडोर, लुधियाना, जालंधर। और कहाँ धीमा रहा है? एग्रीकल्चरली बैकवर्ड एरियाज, जहां सिंचाई नहीं है, जैसे पश्चिमी राजस्थान, या रिमोट हिली और ट्राइबल एरियाज जैसे नॉर्थ ईस्ट में, वहां अर्बनाइजेशन कम हुआ है। ये पूरा टॉपिक GS1 अर्बनाइजेशन से सीधे जुड़ता है। पैटर्न्स, कॉजेज, कॉन्सिक्वेंसेज, चैलेंजेस सब रेलेवेंट है। बिल्कुल। अब आते हैं लिंग्विस्टिक कॉम्पोजिशन पर। भारत की भाषाई विविधता तो जग जाहिर है। इनक्रेडिबल लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। जॉर्ज ग्रियर्सन का लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया 1903 to 1928 याद आता है। उन्होंने 179 भाषाएं और करीब 544 बोलियां बताई थीं। हाँ, आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो संविधान की 8th शेड्यूल में लिस्टेड लैंग्वेजेस की संख्या बढ़कर 22 हो गई है। 1991 में 18 थीं। प्रीलिम्स के लिहाज से कोई खास फैक्ट? हाँ, शेड्यूल लैंग्वेजेस में हिंदी बोलने वालों का परसेंटेज सबसे ज्यादा है, 2001 में 40.42%। सबसे छोटे लैंग्वेज ग्रुप्स हैं कश्मीरी और संस्कृत, दोनों करीब 0.01% है। और ये भाषाएं किन फैमिलीज से आती हैं? मेनली 4 लैंग्वेज फैमिलीज हैं। NCERT टेबल 1.2, ऑस्ट्रिक, निषाद, द्रविडियन, द्रविड़, साइनो-तिब्बतन, किरात और इंडो यूरोपियन, आर्यन। इनके बोलने वाले कहाँ-कहाँ फैले हैं? ऑस्ट्रिक फैमिली की भाषाएं जैसे संथाली, मुंडारी ज्यादातर ट्राइबल ग्रुप्स बोलते हैं मेघालय, वेस्ट बंगाल, बिहार, ओडिशा में। द्रविडियन लैंग्वेजेस तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम मेनली साउथ इंडिया में हैं, पर कुछ सेंट्रल इंडिया जैसे गोंडी में भी हैं। और बाकी 2? साइनो-तिब्बतन लैंग्वेजेस हिमालयन रीजन, JNK, हिमाचल, सिक्किम और पूरे नॉर्थ ईस्ट में फैली हैं। और सबसे बड़ी फैमिली इंडो यूरोपियन की इंडो आर्यन ब्रांच, जिसमें हिंदी, बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी वगैरह आती हैं। ये लगभग पूरे नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में बोली जाती हैं। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन लिंग्विस्टिक जोन्स की बाउंड्रीज पॉलिटिकल बाउंड्रीज की तरह शार्प नहीं होती। सही कहा।
बॉर्डर एरियाज में लैंग्वेज धीरे धीरे ब्लेंड होती हैं, ओवरलैप करती हैं, एक लिंग्विस्टिक कंटिन्यूम बनता है। भाषा के बाद अब बात करते हैं रिलीजियस कॉम्पोजिशन की। धर्म भी इंडियन सोसाइटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है। 2001 सेंसस के अनुसार मेजर रिलीजियस कम्युनिटीज का परसेंटेज था एनसीईआरटी टेबल 1.3, हिंदू 80.5%, मुस्लिम 13.5%, ईसाई 2.3%, सिख 1.9%, बौद्ध 0.9%, जैन 0.4% और अन्य धर्म 0.6%। इनका स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन जानना भी जरूरी है। कहाँ कौन ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है? हिंदू तो लगभग पूरे देश में मेजॉरिटी में, खासकर मैदानी इलाकों और पेनिनसुलर इंडिया में। मुस्लिम पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन जेएन के, वेस्ट बंगाल के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स, केरल, यूपी के कई डिस्ट्रिक्ट्स, दिल्ली के आसपास और लक्षद्वीप में ज्यादा है। ईसाई? क्रिश्चियन आबादी ज्यादातर रूरल एरियाज में है। कंसंट्रेशन वेस्ट कोस्ट पर, गोवा, केरल के आसपास और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स जैसे मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, छोटा नागपुर रीजन और मणिपुर हिल्स में ज्यादा है। सिख और जैन? सिख मेनली नॉर्थ वेस्ट इंडिया, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में। जैन समुदाय का कंसंट्रेशन वेस्टर्न इंडिया, खासकर राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के अर्बन एरियाज में है। और बौद्ध? बुद्धिस्ट मेनली महाराष्ट्र में कॉन्सेंट्रेटेड हैं। दूसरे इंपॉर्टेंट एरियाज हैं सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, त्रिपुरा और हिमाचल का लाहौल स्पीति रीजन। और बाकी छोटे समूह जैसे पारसी, यहूदी और वेरियस ट्राइबल फेथ्स को मानने वाले लोग, ये देश भर में छोटी पॉकेट्स में स्कैटर्ड हैं। ये रिलीजियस डाइवर्सिटी ही तो भारत की यूनिटी इन डाइवर्सिटी का आधार है। बिल्कुल। और अब आते हैं कॉम्पोजिशन के एक बहुत महत्वपूर्ण इकोनॉमिक एस्पेक्ट पर, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। हाँ, इससे पता चलता है कि देश की वर्किंग पॉपुलेशन कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में लगी है। ये किसी भी इकोनॉमी के डेवलपमेंट लेवल का एक की इंडिकेटर है। सेंसस वर्किंग पॉपुलेशन को कैसे क्लासिफाई करता है? दो मेन कैटेगरीज हैं, मेन वर्कर्स जो साल में कम से कम 183 दिन काम करते हैं और मार्जिनल वर्कर्स जो 183 दिन से कम काम करते हैं। फिर इन वर्कर्स को 4 मेन ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज में बांटा जाता है। कौन सी 4? कल्टीवेटर्स यानी किसान जो अपनी जमीन पर खेती करते हैं, एग्रीकल्चरल लेबरर्स खेतीहर मजदूर जो दूसरों की जमीन पर मजदूरी करते हैं, हाउस होल्ड इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो घर पर आधारित छोटे उद्योगों में काम करते हैं, और अदर वर्कर्स, इसमें बाकी सब आ जाते हैं, ट्रेड, कॉमर्स, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज एटसेट्रा। जनरली माना जाता है कि प्राइमरी एक्टिविटीज में लगे वर्कर्स का प्रोपोर्शन ज्यादा हो तो इकोनॉमी कम डेवलप्ड होती है। हाँ, जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है, वर्कर्स का शिफ्ट सेकेंडरी, मैन्युफैक्चरिंग और टर्शरी सर्विसेज सेक्टर्स की तरफ होता है। तो 2001 में भारत की क्या स्थिति थी? 2001 में भारत की कुल वर्क पार्टिसिपेशन रेट WPR यानी टोटल पॉपुलेशन में वर्कर्स मेन प्लस मार्जिनल का परसेंटेज लगभग 39.1% थी। ये कई डेवलप्ड कंट्रीज से कम है और इसमें जेंडर गैप भी काफी है। पुरुषों की WPR महिलाओं से बहुत ज्यादा है। और किस सेक्टर में ज्यादा लोग लगे थे? टोटल वर्कर्स में से एक बहुत बड़ा हिस्सा कल्टीवेटर्स प्लस एग्रीकल्चरल लेबरर्स कृषि क्षेत्र में लगा था। एग्जैक्ट परसेंटेज इस सोर्स में नहीं है, पर यह ट्रेंड बिल्कुल क्लियर है कि इकोनॉमी कृषि पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थी। ये अंडर डेवलपमेंट का एक साइन है। इसमें भी रीजनल वेरिएशंस होंगे? हाँ, काफी। हिमाचल प्रदेश, नागालैंड जैसे पहाड़ी राज्यों में कल्टीवेटर्स के प्रोपोर्शन ज्यादा है। वहीं दूसरी तरफ बिहार, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, MP, वेस्ट बंगाल जैसे राज्यों में एग्रीकल्चरल लेबरर्स का प्रोपोर्शन ज्यादा है। ये लैंडलेसनेस और पॉवर्टी को दिखाता है। और शहरी इलाकों में? हाईली अर्बनाइज्ड एरियाज जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी में अदर वर्कर्स यानी टर्शरी सेक्टर में लगे लोगों का प्रोपोर्शन बहुत हाई है। ये इकोनॉमी के स्ट्रक्चरल शिफ्ट को दिखाता है, पर यह शिफ्ट पूरे देश में यूनिफॉर्म नहीं है। ये ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कई चैलेंजेस भी हाईलाइट करता है, जैसे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर। हाँ, जहां जरूरत से ज्यादा लोग खेती में लगे हैं जिनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 है, और स्ट्रक्चरल शिफ्ट की धीमी गति। इस पूरे टॉपिक को हम सीधे GS3 इंडियन इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर, इंक्लूसिव ग्रोथ से जोड़ सकते हैं। Prelims takeaway. Rural population percentage 72% in 2001. States with high low rural populations EGPR Goa. Number of villages 2001 data point. Major linguistic families Austric, Dravidian, Sino-Tibetan, Indo-European, and highest spoken language percent Hindi 40%. Religious composition percent Hindu 80.5%, Muslim 13.5%, Christian 2.3%, Sikh 1.9%, etc. and key spatial distribution patterns. Occupational categories: cultivators, agri-laborers, household industry, others.
Work participation rate, 39% in 2001. Distinction between main and marginal workers. Means takeaway, significance of analyzing population composition across various dimensions, rural, urban, linguistic, religious, occupational, analyzing spatial patterns and ongoing trends, e.g., pace and regional variation of urbanization, linguistic zones, religious concentrations, occupational structure shifts, understanding linkages to development levels, social diversity and cohesion, migration patterns, and key economic challenges like disguised unemployment, need for structural economic shifts, low WPR especially for females. तो इस सब चर्चा का सार क्या है? आज हमने भारत की जनसंख्या के डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ और कॉम्पोजिशन के उन अहम पहलुओं को समझा जो ना सिर्फ भारत की डेमोग्राफी को डिफाइन करते हैं बल्कि यूपीएससी की तैयारी के लिए भी एक तरह से फाउंडेशन तैयार करते हैं। बिल्कुल, प्रीलिम्स के लिए की डेटा पॉइंट्स याद रखने जरूरी हैं। 2001 पॉपुलेशन, डेंसिटी, ग्रोथ फेजेस और इंपॉर्टेंट ईयर्स जैसे 1921, रीजनल वेरिएशंस इन ग्रोथ रेट, लैंग्वेज फैमिलीज एंड परसेंटेजेस, रिलीजियस कॉम्पोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, WPR, वर्कर कैटेगरीज, ये सब। और मेंस के लिए इन आंकड़ों के पीछे के जो रीजंस हैं, ज्योग्राफिकल, सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स, उनका एनालिसिस, इनके इम्प्लिकेशंस क्या हैं, जैसे रीजनल डिस्पैरिटी, रिसोर्स प्रेशर, सोशल डाइवर्सिटी और रिलेटेड गवर्नमेंट पॉलिसीज जैसे नेशनल यूथ पॉलिसी का इवैल्यूएशन इंपॉर्टेंट है। और हाँ, डिफरेंट डेंसिटी मेजर्स का कॉन्सेप्ट और सिग्निफिकेंस भी। जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। भारत की जो बदलती डेमोग्राफी है, जैसे बर्थ रेट कम हो रही है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, यूथ बल्ज धीरे धीरे एज कर रहा है, ये सब आने वाले समय में भारत के सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लैंडस्केप को कैसे शेप करेगा? इसकी क्या पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस हो सकते हैं? ऐसे ही और चैप्टर्स के सिंप्लीफाइड और एग्जाम फोकस्ड एनालिसिस के लिए जुड़े रहिए सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी से। धन्यवाद।